टॉपिक बेटा आपका डिवेंचर है। ठीक है, डिवेंचर हिंदी में इसको ऋण पत्र बोलते हैं। ऋण पत्र, ऋण का मतलब उधार से संबंधित है और पत्र का मतलब एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको उधार लेने में सहायता करता है उसको हम डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, डिवेंचर आपका इम्पोर्टेंस सोर्स है आपका लॉन्ग रन के लिए और मिड टर्म के लिए। ठीक है, यानी कि अल्पकाल के लिए नहीं है, ये मध्य अवधि के लिए और दीर्घ अवधि के लिए आपका जो है डिवेंचर यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप लोन एक्सेप्ट करते हैं एक तरीके से। ठीक है, उसमें अमाउंट भरा जाता है, उसकी जो परसेंटेज होती है वो भरी जाती है और उस पर कंपनी की सील लगी होती है जो आपको दे दिया जाता है और आपके जो पैसे होते हैं वो आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिवेंचर जो है सेक्शन 2(12) के अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन किया गया है कि डिवेंचर क्या है, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। उसके बाद डिवेंचर और शेयर्स में डिफरेंस क्या है। जो डिवेंचर है बेटा वो उधार से संबंधित है और जो शेयर है बेटा वो आपकी ओनर कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, शेयर्स पे आपको डिविडेंड पे किया जाएगा। ठीक है, जब आप शेयर्स खरीदेंगे तो आपको लाभांश दिया जाएगा, जब आप डिवेंचर खरीदेंगे तो आपको ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो डिवेंचर होल्डर होता है, जो ऋणपत्रधारी होता है, उसको कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि आपके शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मैनेजरियल जितनी भी एक्टिविटी होंगी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद जब आपको रिफ़ंड मिलेगा कंपनी का, मान लीजिए कंपनी डिसॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई, तो डिवेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। पहले डिवेंचर होल्डर्स का पैसा दिया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है आपके बाद, पहले डिवेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा, फिर प्रेफरेंस से होल्डर्स को दिया जाएगा, उसके बाद एट लास्ट कुछ बचेगा तो आपको मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसके बाद जो आपका टैक्स बेनिफिट है वो डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। और रिफ़ंड का तो अभी मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से है कि पहले डिवेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लाभांश दिया जा रहा है या इंटरेस्ट दिया जा रहा है, उस केस में भी पेमेंट सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी। कंपनी को लॉस होगा तो उस केस में भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपके पास मान लीजिए कंपनी में हर साल लाभ हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपको 10,000 लाभ हुए, फिर 12,000, फिर 15,000, इस तरीके से लाभ होते जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि कंपनी में आप लाभ का बेनिफिट कैसे उठाएंगे। तो लाभ का बेनिफिट उठाने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ तो आप उनको डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, कुछ हिस्सा डिविडेंड दिया, यानी कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देने के बाद कुछ हिस्सा आप फर्म में बचा के रख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बचा लेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 लाभ है तो 10 में से 8 तो आपने शेयर होल्डर्स को दे दिया, 2,000 आपने क्या किया, फर्म में रिटेन अर्निंग के नाम से रखा, बचा के रख लिया। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या है कि कभी भी कंपनी को कोई चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है, मान लीजिए कोई एसेट्स परचेज़ करनी पड़ती है, तो वो एसेट्स में आपके अभी तो 2,000 लग रहे हैं आपको, मान लीजिए आपने 10 साल इकट्ठे किए, 2-2 हज़ार भी इकट्ठे किए, तो एकदम से जो जमा पूंजी होगी वो आपके काम आ जाएगी। ठीक है, तो इस रिटेन अर्निंग का भी ये बेनिफिट होता है। और एक बेनिफिट इसका ये भी है कि इसको आप ना तो इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, ना आपको डिविडेंड देना पड़ता, और ये आपको पैसा आपकी फॉर्म में से ही अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं कि अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। इनको केवल आप रीड आउट करेंगे, एक मिनट रुकना भाई। तो ये जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं अलग अलग, IFCI है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, सिडबी है, IDBI है, ये अलग अलग हैं, LIC है, ये सभी जो होते हैं एक तरीके से आपको पैसा अवेलेबल कराते हैं।
ठीक है। LIC, जैसे आपका एक LIC का एग्जांपल ले लेते हैं। आप क्या कराते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, और इंश्योरेंस में आपका ज़रूरी नहीं है कि सभी का ही एक्सीडेंट हो, क्योंकि हम जर्नल इंश्योरेंस जो कराते हैं वो किस लिए कराते हैं कि हमने अपनी कार का इंश्योरेंस करा लिया, बाइक का इंश्योरेंस करा लिया, इस तरीके से अलग अलग जर्नल इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी का एक्सीडेंट हो। और जर्नल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, जिसको एक्चुअल में लॉस होता है वो ही लॉस पेमेंट की जाती है। तो सभी का, तो जो इंश्योरेंस सभी कराते हैं लगभग, तो जितना भी पैसा होता है वो सेविंग के तौर पे चला जाता है लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि पेमेंट केवल उसी की करनी है जिसमें हमें एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो ये एक बार रीड आउट कर लेना कि ये कैसे काम करते हैं, किस एक्ट के अकॉर्डिंग इनका जन्म हुआ है, कैसे ये चलते हैं। ठीक है, केवल रीड आउट करने हैं। उसके बाद बात आती है पब्लिक डिपॉजिट की, कि पब्लिक डिपॉजिट कैसे होगा। पब्लिक में हम क्या करते हैं, 3 साल के लिए, 6 महीने से स्टार्ट करके 3 साल तक हम क्या करते हैं, पब्लिक से, जैसे बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, हमारे बॉन्ड सुना है, शब्द सुना है बॉन्ड, तो बॉन्ड इशू कर देते हैं कंपनी का। एक पैसा इकट्ठा करने का तरीका है कि कंपनी ये कह दे कि भैया आप बॉन्ड खरीद लीजिए, बदले में आप हमें पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। बॉन्ड खरीदने का मतलब भी जैसे डिवेंचर खरीदते हैं ना, इसी तरीके से होता है। उन पे भी अमाउंट लिखा होता है, कंपनी की सील होती है, इंटरेस्ट होता है। तो बॉन्ड का क्या यहाँ मतलब है कि जैसे आपने पेमेंट की और एक पर्चा आपको दे दिया जाएगा, उस पर्चे की वैल्यू क्या होगी कि जितने रुपए आपने वहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं, अगर बीच में आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको रख के पैसा ले सकते हैं बैंक से। ठीक है, एज ए प्रूफ वो हो जाएगा कि आपके पास इतना पैसा है और इस टाइम पीरियड में आपको वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक में ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, शॉर्ट रन लोन है, BR है, ये सारी आपकी अकाउंटिंग टर्म्स हैं कि भाई आपको कैसे उधार लेना है। ओवरड्राफ्ट में आपको पता है कि आपकी अगर रेपुटेशन अच्छी है तो जो आपका बैंक होता है वो आपको कुछ उधार दे देता है, जो आपके खाते में है भी नहीं उनसे ज़्यादा उधार दे देता है, तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग टर्म्स हैं आपकी। कैश क्रेडिट का मतलब है कि आपकी अगर रेपुटेशन अच्छी है तो तो बैंक आपको क्या कर देता है, उधार दे देता है। ऐसे ही आपका शॉर्ट टर्म लोन है, कुछ टाइम के लिए कस्टमर की इमेज के आधार पर बैंक उनको लोन प्रोवाइड करवा सकता है। BR, अगर आप किसी को उधार माल खरीदते या बेचते हैं तो एक BP और BR होता है, एक बिल रिसीवेबल होता है, एक बिल पेमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बिल लिखे जाते हैं, वो बिल भी आपका ये अमाउंट लेने में आपकी हेल्प करता है। क्लियर?